अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के सजेस्टेड के, जो हमने कल नहीं किए थे। ऐसे सराबुक। अच्छा, ये सवाल क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल 2.11 एंड अंडर डैम शॉक एब्जॉर्बर, यानी इसका मतलब हमारे पास चल गया कि जो हमारा डैम्पिंग का केस है वो उसमें जीटा की वैल्यू -1 से छोटी आने वाली है। जो हमारा मोटरसाइकिल है उसका वज़न जो है 200 kg है। When the shock absorber is set to initial vertical velocity due to road bump, तो उसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है। द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज टू बी इंडिकेटेड, हमें बताया है कि इस तरह का हमें कर्व मिला है। फिर क्या बोला, फाइंड द नेसेसरी स्टिफनेस एंड डैम्पिंग कांस्टेंट शॉक अब्जॉर्बर इफ द डैम पीरियड, मतलब डैम टाइम पीरियड हमें दिया 2 सेकंड, और उसने ये बात हमें बताई है, ये जो बात इम्पोर्टेंट है, ये बात जो उसने बताई हुई यहाँ पर, ये वाली बात कि एक्स1 जो है वो 1/4 हो जाएगा फॉर एवरी हाफ साइकिल। मतलब मिसाल के तौर पे कि अगर हम ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी उसमें दिखाता हूँ। यहाँ पर डाटा है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो x1.5 होगा ना, वो x1 का हाफ होगा, 4 होगा। जो x2 होगा वो x1.5 का हाफ होगा, 4 होगा, डिवाइड 4 होगा। और x2.5 जो होगा वो x2 का डिवाइड 4 होगा। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस चल रही है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का सवाल है ये। इसमें हमें एक्स नॉट इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है जब हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है 250 mm, ठीक है। याद रखनी है ये बात कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के सवाल के अंदर ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, ये इसका फॉर्मूला होता है ln x1 अपॉन x2। अब x1 क्या है हमारा 4 टाइम्स ऑफ x1.5, क्योंकि हमारा x1 जो है 4 टाइम्स ऑफ x1.5 है। फिर उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है हमारी x1.5/4, हमने वैल्यू यहाँ पुट कराई है, सिंप्लीफिकेशन करी है, और 4 से 4 जो है 16 बन गया, x1.5 से x1.5 कैंसिल हो गया। ln 16 है, ln 16 हमारा आता है 2.7726, वैल्यू है हमारी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की, कि एक लॉगरिथमिक वैल्यू जिससे हमारी अंडर डैम का जो कर्व होता है ना वो बारी बारी छोटा होता जा रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो है ना वो 2 पाई जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर के बराबर होती है, उसकी वैल्यू। ये दोनों चीज़ें फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है। अब हम डिक्रीमेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम जीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो कि आगे 0.4 जो थी, जो कि आनी भी 1 से छोटी चाहिए थी और हमारी आई भी 1 से छोटी हुई है। अच्छा, ये अंडर डैम का केस है। अंडर डैम के केस के अंदर जो हमारी एक्स टी की इक्वेशन होती है वो ये होती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फाई नॉट आ रहा है। अब फाई नॉट जो आ रहा है और हमारे न्यूमेरिकल के अंदर फाई नॉट मौजूद नहीं है। याद रखनी है ये बात कि जब भी हमारा ग्राफ जो है फाई की वैल्यू है वो है, फाई की वैल्यू का होता है फेज एंगल। अब ये इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इसका फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जब भी हमें ग्राफ दिया होगा ना, हम उस ग्राफ को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह फाई की वैल्यू कब होगी और कब नहीं होगी। जब ये ऊपर से शुरू हो रहा होगा तो फाई की वैल्यू होगी, नहीं होगा ये शुरू हो रहा होगा तो मतलब लाइक ऊपर से कर्व आ रहा हो, उस समय आ रहा हो तो वैल्यू होगी, वरना 0 होगी। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं है। एक दफ़ा डेरिवेट किया यू डॉट वी के फॉर्मूले के थ्रू, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आ गई। फिर हमने ओमेगा डी की, क्योंकि यहाँ बस डैम टाइम पीरियड मौजूद था। इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें ओमेगा डी और ओमेगा एन और एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम अब वो सारी चीज़ें निकालेंगे ताकि हमारे पास एक्स की इक्वेशन कंप्लीट हो। अच्छा,
ये ओमेगा डी जो है वो 2 पाई अपॉन टी डी होगा और ओमेगा डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.142 से 2 कैंसिल हो गया यानी पाई के बराबर होगा। फिर हम ओमेगा डी और जीटा के मदद से ओमेगा एन जीटा निकालेंगे, ओमेगा एन निकालेंगे सॉरी, तो ओमेगा एन की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या बोला गया, डैम्पिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट निकालें। तो डैम्पिंग कांस्टेंट हमारा इस रेशियो से निकलता रहता है सी सी इंटू जी। सिर्फ यही तरीका है डैम्पिंग कांस्टेंट निकालने का, और कोई अभी तरीका मौजूद नहीं है, मतलब जहाँ तक हमने ये पढ़ा है। तो सी सी में बताया क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, सी सी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट टू अंडर रूट के एम, के की वैल्यू होती है ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एम, हमने यहाँ पुट कराई तो हमारा फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया 2 ओमेगा एन एम बन गया। हमने वैल्यूज पुट करी, सी सी इक्वेशन पूरी हुई और सी सी और जीटा की मदद से हमने कैपिटल सी यानी डैम्पिंग कांस्टेंट निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने जो है आगे जाके के की वैल्यू निकाली है। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना चुके हैं, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अपॉन एम, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है, के की वैल्यू निकाली है। अब अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है, याद रखनी है एक बात, फॉर अंडर डैम केस, ओनली फॉर अंडर डैम केस, जब भी अंडर डैम का केस आएगा और हमें एक्स मैक्स या एक्स मिनिमम बोला जाएगा, तो हमने ये साइन डी टी आ रहा है ना यहाँ पर, ये साइन ओमेगा डी टी, ये 1 के बराबर नहीं लेना है, सही है, ये इसकी एक डेरिवेशन है पूरी, ये 1 के बराबर नहीं होता फॉर ओनली अंडर डैम केस, तो ये 1 के बराबर नहीं लेना है। फॉर मैक्सिमम कंडीशन ये अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होता है, और मिनिमम कंडीशन माइनस जीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होता है। हमारा मैक्सिमम कंडीशन है, तो हमने ये इससे अरेंजमेंट करके ये फॉर्मूला सेट करा, फिर इसके अंदर जीटा और ओमेगा डी के लिए पुट करके हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली 0.368 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जिस पर हमारा जो है एक्स टी जो है मैक्सिमम हो रहा है। मीट दोबारा स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये मतलब मैंने बताया ना, अब इस इक्वेशन के अंदर देखें, फॉर देखिए जब भी हमें बोला जाएगा ना कि एक्स मैक्स का टाइम क्या होगा, तो हमने साइन ओमेगा डी टी को हमने 1 के बराबर लेना है और उससे हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है। ये है ओनली फॉर अंडर डैम केस, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ओमेगा डी टी जो है इसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट करनी है। देखिए साइन की बात समझने वाली है, साइन ओमेगा डी टी की मैक्सिमम वैल्यू हो ही बन सकती है, ठीक है, और टाइम की, अब अच्छा, और जो टाइम निकलेगा ना, मतलब ये तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए ऑब्वियसली 1 है ही है, मगर जो अब हमने टाइम निकाला है ना उसको हम पुट करवाएंगे इस, अच्छा सॉरी हो गई, मिस्टेक हो गई, छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। साइन ओमेगा डी टी जो है वो मैंने जो बताया वो वही है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो वही है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कराया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और बस टाइम की जो वैल्यू थी टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कराई है, और एक्स एक्स कैपिटल एक्स जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा आ गया 0.4550, सॉरी वो छोटी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा फॉर एक्स नॉट डॉट यानी इनिशियल कंडीशन के लिए एक्स नॉट हमारा मतलब टाइम जो है वो 0 होगा, तो हमारी जो एक्स नॉट डॉट की वैल्यू है उसके अंदर टाइम 0 पुट करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी ये 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी आपकी, और ये चीज़ 1 हो जाएगी आपकी, और ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो बस एक्स ओमेगा डी बचेगा और सवाल कम हो गया ये। तो इसके बाद एक और सवाल करते हैं, इसके बाद एंड के 2 सवाल मैंने नहीं कराए हैं इसमें, ये वाले टेस्टेड के 2 सवाल हैं 68 और 73, इसके अलावा सारे करा दिया, 168 भी नहीं कराया, डिज़ाइन टाइप क्वेश्चन है। 68 2.73 जो है वो उसमें कुछ क्वेरीज हैं मेरी, तो इसलिए मैंने वो नहीं कराई है। अच्छा ये आर्म है, ये आर्म जो है वो उसको हम थीटा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम देखें के और के जो है आपस में पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं, तो ये जो है एक एल साइन थीटा
डायरेक्शन मतलब एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट मूव करेंगे, क्योंकि हमारी ये टेढ़ी लाइन जो है वो एल के बराबर है, यानी वही लाइन टेढ़ी होगी ना आगे जाके, तो थीटा है तो एल साइन थीटा हमारी ये लेंथ है ए टू ए डैश, और जो हमारी दोनों के की वैल्यू है ना वो दोनों ऐड होंगे टू के एल साइन थीटा। ठीक है, अच्छा के की वेलेंट की इक्वेशन हमारे पास मतलब वही दोनों को ऐड करके कहीं टू के एल साइन थीटा बन गई। अच्छा मास इक्विवेलेंट जो है ना वो हमारे पास जे नॉट के बराबर होता है, और जे नॉट जो है वो एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री है। एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री वाली वैल्यू अगर गिवन नहीं होती, जे नॉट की वैल्यू गिवन नहीं होती तो याद करनी है। मूवमेंट की इक्वेशन लगाई है एट पॉइंट ओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है क्योंकि हमारी एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो थीटा की क्लॉकवाइज ही है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होती तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। कुछ भी नहीं किया है, सिंपल है। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये वाली फोर्स जो है हमने को स्प्रिंग की जो दोनों फोर्सेज जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। एक स्प्रिंग दब रहा है और एक स्प्रिंग खींच रहा है, तो दबने वाला चाहेगा कि मुझे नहीं दबाओ, और जो खींचने वाला है वो चाहेगा कि मुझे नहीं खींचो। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, और वो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉक घुमाएंगे, तो इसलिए टू के एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हमने ऐड करा है वेट के साथ। वेट जो है इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा और असिस्ट करेगा डायरेक्शन को, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू इज टू एल अपॉन टू साइन थीटा हो जाएगा ये। और जो है लास्ट में जे नॉट थीटा डबल डॉट जे नॉट एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, सिंप्लीफिकेशन करी तो हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा ये समझ मैंने बताया मास इक्विवेलेंट है, और जो ये पूरी चीज़ है ना, इस पूरी चीज़ के अंदर देखें थीटा डॉट मौजूद नहीं है, तो मतलब थीटा डॉट का मतलब यही है कि इसके अंदर कोई डैम्पर नहीं है। तो हमने इसको जो है कॉमन लिया है, सारा कॉमन निकाला है, तो फिर उसके बाद मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हमारा के इक्विवेलेंट है। अगर इस सवाल हमसे पूछते कि भाई बता दें ज़रा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हम अंडर रूट के अपॉन एम की वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पूरा ब्रैकेट, और एम की वैल्यू क्या है एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री। अब उनके स्टेबिलिटी टेस्ट है, अब स्टेबिलिटी टेस्ट हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, तो उसके अंदर अब आपको बस इतना ही लिख देना है कि अगर इसमें क्या होता है कि हम थीटा डबल डॉट की वैल्यू को हम कांस्टेंट जो है वन लेते हैं, और फाइव अल्फा स्क्वायर थीटा ना, तो जब हम इसको हम पूरी इक्वेशन को एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री से डिवाइड कराएंगे, पूरी इक्वेशन को एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास एक थीटा के साथ जो नंबर आएगा वो हमारा मतलब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा ये होगा। अब ये चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है हमारी। तो अल्फा स्क्वायर जो है अगर जीरो से बड़ा होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, और जिस तरह हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होती है वही आएगी। और अगर जीरो का बराबर हो गया तो उसका मतलब है इसकी एक्सीलरेशन जीरो होगी, और जब ये जीरो से छोटा होगा तो इसके लिए ये एक एक्सप्रेशन है वो आप लिख दिएगा, ये याद करके, अगर इन केस आ जाए। वैसे तो ये आना नहीं चाहिए सवाल। थैंक यू, दैट्स ऑल।